माइक्रोफोन मेरा पहला प्यार है और ये किताब मेरा दूसरा प्यार है। तो मैं क्यों थकूं, एक बार फिर उठूं, फिर एक बार चलूं और अपने ऊपर काम करूं। एक दिन मेरी भी आवाज़ गूंजेगी और एक दिन मेरी भी आवाज़ 10 जगह सुनाई देगी और लोग कहेंगे ये तो उसकी आवाज़ है। आई एम सो ग्लैड कि ये किताब यहाँ है, आवाज़ों की जुगनू, जिसमें 31 लोगों की कहानियाँ हैं। देवकीनंदन पांडे जी की आवाज़ सुन सकते हैं, वो बातचीत सुन सकते हैं। तो ये एक तरह से एक नया अनुभव भी होगा किताब पढ़ने वालों के लिए। सुरजीत सेन वहाँ अकेले मीडिया कर्मी थे जो इसको रिकॉर्ड कर रहे थे। उनके पेन से वो ट्रीटी साइन हुई और आज वो राष्ट्रपति भवन में वो पेन सुरक्षित रखा है। शम्मी नारंग का पैर कब कब कपाया ऑडिशन देते वक्त, या फिर ऋचा अनिरुद्ध को कब लगा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कुछ नया करें क्या। मैंने देखा कि पूरा हॉस्टल खाली है, कॉलेज खाली है, और मैंने जब पता किया तो मुझे पता लगा ऑडिशंस हो रहे हैं भोपाल आकाशवाणी में। एंड कोई पैशन नहीं था, कुछ फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं था। इतना वो था कि मेरे साथ धोखा हो गया, किसी ने मुझे बताया नहीं। नियति इसे ही कहते हैं। और वहाँ से जर्नी शुरू हुई और चलती गई। उस ऑडिशन में मैंने पहली बार वो काला पर्दा देखा, स्टूडियो देखा जहाँ सिर्फ आवाज़ें आ रही थी कि आप ये पढ़ के सुनाइए, ये बताइए, कोई कविता सुनाइए। उस दौरान नोबेल लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी जी से बातचीत हुई। उन्होंने कहा मीडिया ऑफिसर बनोगी। मेरी लाइफ में ना कुछ भी बहुत सेलिब्रेटरी तरीके से नहीं आया, जो जैसे आया मैं करती गई और उसको एंजॉय करती गई। अभी मैं आपको कह सकती हूँ कि आवाज़ों की जुगनू के सेकंड फेज पे काम होगा। आर्यन मीडिया प्रेजेंट्स पॉडकास्ट विद आरजे नीति, सुनो दिल की। आज का ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन भरा हो सकता है जो लोग परिस्थितियों से हार मानकर चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो कभी ना रुकने कभी ना थकने का नाम है। और इनके बारे में अगर कहें तो ये छत्तीसगढ़ से निकली वो लड़की हैं जिन्होंने अपने 20 साल की जर्नी के बाद, कड़ी मेहनत के बाद कई सारे अवार्ड अपने नाम किए। इनको लाडली अवार्ड, रंगकृति अवार्ड, बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड एंड वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और बतौर जर्नलिस्ट, आरजे, रिसर्चर कई तरह के रोल्स में सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ कर रही हैं। और आजकल तो एक बुक की है, आवाज़ों के चुगू। प्लीज़ वेलकम शेफाली चतुर्वेदी। थैंक यू, नमस्कार, और थैंक यू सो मच यहाँ बुलाने के लिए। और हम कितने लंबे समय बाद मिले, चलिए मिले तो सही पॉडकास्ट के बहाने। राइट। अब हम मिले थे हमारी एफएम गोल्ड की जर्नी जब शुरू हुई थी दिल्ली में 2003 में, तब हम मिले थे और ऑन एंड ऑफ मिलते रहे। और 20 सालों में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से, बहुत ब्यूटीफुली ग्रो करते देखा है। आपकी जो शिद्दत है, जो हार्ड वर्क है, वो बहुत इंस्पायर करता है मुझे भी, हमारे आसपास के लोगों को। और आई होप कि ये जो जर्नी है आपकी हमारे ऑडियंस को भी इंस्पायर करने वाली है। तो आपके जर्नी की बात तो हम करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं आपकी उस बुक से, आवाज़ों के जुगनू, जो अभी अभी लॉन्च हुई है, उसके बारे में बताइए। जी, मैं कहती हूँ कि माइक्रोफोन मेरा पहला प्यार है और ये किताब मेरा दूसरा प्यार है। आवाज़ों के जुगनू ये एक लंबी रिसर्च का नतीजा है। ये नतीजा है उस लर्निंग प्रोसेस का जो मेरी अपनी चली 20-21 साल तक। जब एक छोटे शहर कोरबा से आई थी मैं, छत्तीसगढ़ से, और मैं इतने ऑ में आ जाती थी किसी सेलिब्रिटी की जर्नी को सुनकर कि इन्होंने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकती। 20 साल के सफ़र के बाद मुझे लगा मेरी जैसी कितनी शेफ़ाली होंगी, जो कहीं होंगी। हालाँकि डिजिटल मीडिया है आजकल, बहुत एक्सपोज़र है, लेकिन वो सब माइलस्टोन्स की बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं। फेलियर्स की बात कौन करता है? लर्निंग्स की बात कौन करता है? मैं उन लर्निंग्स को सहेजना चाहती थी, ताकि दूर कोरबा में बैठी कोई शेफ़ाली, या ये कहिए कि दूर असम में बैठी कोई शेफ़ाली, जब इसे सुने तो उसे लगे कि ऐसा तो मेरे साथ भी होता है। तो मैं क्यों थकूं, एक बार फिर उठूं, फिर एक बार चलूं और अपने ऊपर काम करूं। एक दिन मेरी भी आवाज गूंजेगी और एक दिन मेरी भी आवाज 10 जगह सुनाई देगी और लोग कहेंगे ये तो उसकी आवाज है। तो ये पर्पस था। और एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस था
डॉक्टर सच्चिदानंद जोश आईजीएनसीए के मेंबर सेक्रेटरी हैं, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर। उन्होंने मुझसे बहुत ज़रूरी बात कही कि तुम ब्रॉडकास्ट की बात करती हो, इतने साल तुमने ब्रॉडकास्ट में निकाले, पर आवाज़ों का तो कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। अगर देखो तो डॉक्यूमेंटेशन आकाशवाणी का है, विविध भारती का है, यानी संस्थानों का है। पर वो आवाज़ें जिन्होंने इन संस्थानों को खड़ा किया है, जो उनकी पहचान बनी, जो कई अलग-अलग शो सुन के हम कहते हैं कि अरे अमीन साहब की क्या बात थी, अरे फलाँ साहब की क्या बात थी, तो उनका तो कहीं दस्तावेज़ीकरण ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ज़िम्मेदारी उठानी है तो उठाओ, थोड़ा रिसर्च करो और एक प्रयास करते हैं। आई एम सो ग्लैड कि ये किताब यहाँ है, आवाज़ों की जुगनू, जिसमें 31 लोगों की कहानियाँ हैं और वो कहानियाँ उनकी सक्सेस स्टोरी तो है नहीं, वो वहाँ से शुरू होके हैं कि जहाँ से उन्होंने बनना शुरू किया अपने शहर कस्बों से, और वहाँ तक है जहाँ तक हम सब उन्हें जानते हैं। चाहे वो रेडियो की आवाज़ हो, चाहे वो किसी टेलीविज़न फॉर्मेट की आवाज़ हो, चाहे वो थिएटर की आवाज़ हो या फिर डबिंग आर्टिस्ट जो होते हैं उनकी आवाज़, किसी सर्विस की आवाज़। वो 31 आवाज़ें हैं ये फ़ेज़ 1 में, और आई एम सो ग्लैड कि फ़ेज़ 2 डिक्लेयर हो गया है और अब हम आगे इस पे काम करेंगे। तो कुछ आवाज़ों के नाम इसमें जो हैं शामिल, उनके बारे में बताइए जो आपको भी बहुत इंस्पायर करते हैं और जो सुनकर लोगों को मन करे कि हाँ, ये बुक तो पढ़नी चाहिए। देखिए, ये बुक सिर्फ़ इसीलिए नहीं पढ़ें कि आप वॉइस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बुक कोई भी ऐसा इंसान पढ़ सकता है जिसको लाइफ़ स्किल्स और लाइफ़ लर्निंग्स में मज़ा आता। जिसको छोटे-छोटे एनेक्डोट्स में मज़ा आता हो, जिसको छोटे-छोटे किस्से कहानियों में मज़ा आता हो। जैसे मैंने कहा कि 31 आवाज़ें हैं, शुरुआत होती है पंडित देवकीनंदन पारे से। एक ज़माने में हमारे मम्मी-पापा या कहें एक बार को कि उनके भी पापा, चाचा वो घड़ी मिलाया करते थे देवकीनंदन पांडे जी की न्यूज़ के साथ, जो 8 बजे आती थी। ऐसी आवाज़ और ऐसा प्रोनंसिएशन कि लगता था कि ये शायद सीखा नहीं जा सकता। लेकिन फिर वो बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने काम किया, अपनी आवाज़ पे, अपने बोलने-चालने पे, किस तरह से पॉजेज़ और साँस को कंट्रोल करना। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा कि अच्छा, हम तो सुनते थे तो हमें लगता था ये ऐसे ही हो जाता है, पर उसको साधना पड़ता है। तो आपने उसकी कहानी लिखी और ये इसके अंदर एक क्यूआर कोड भी हमने देखा है, तो उसके बारे में बताइए। जी, ये क्यूआर कोड जो है, दरअसल 31 कहानियाँ हैं जो कि आलेख के तौर पर हैं, लेकिन वो आलेख तैयार हुआ किसी बेसिस पे, वो है बहुत सारे लोगों से बातचीत। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पंडित देवकीनंदन पांडे की बात करें, तो वो तो अभी अब इस दुनिया में हैं। तो हमने उनके सुपुत्र सुधीर पांडे जी से बात की, जो कि अपने आप में बहुत बड़े कलाकार हैं। आपने कई टीवी सीरियल्स में देखा होगा, फ़िल्मों में देखा होगा। उनसे बात की, कुछ उनके पुराने सहकर्मियों से बात की। न जाने कितनी बड़ी फ़ौज है आज जो अब लोगों की, जो काफ़ी लोग तो रेडियो से रिटायर हो चुके हैं, दूरदर्शन से रिटायर हो चुके हैं, जिनका ऑडिशन पंडित देवकीनंदन पांडे ने लिया था। उन्होंने बात की, तो वो ऑडियो हैं जो आप सुन सकते हैं। देवकीनंदन पांडे जी की आवाज़ सुन सकते हैं, वो बातचीत सुन सकते हैं। तो ये एक तरह से एक नया अनुभव भी होगा किताब पढ़ने वालों के लिए और वॉइस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए भी। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो सुरजीत सेन है इसमें, जो कि वैसे तो इंग्लिश न्यूज़ कास्टर थे और कमेंटेटर थे, और बहुत बेहतरीन कमेंट्रीज उन्होंने की, चाहे वो स्पोर्ट्स की हों चाहे पार्लियामेंट की हों। पर उनकी पहचान क्या है, जब बांग्लादेश लिबरेशन हुआ 1971 में, तो वहाँ पर जब 2 फ़ौजें में थी, भारत और पाकिस्तान की, तो वो जो लिबरेशन ट्रीटी साइन हुई, किसी कारण से कोई पेन नहीं चला। सुरजीत सेन वहाँ अकेले मीडिया कर्मी थे जो इसको रिकॉर्ड कर रहे थे। उनके पेन से वो ट्रीटी साइन हुई और आज वो राष्ट्रपति भवन में वो पेन सुरक्षित रखा है। और ये फ़ोटो कई जगह दिखाई देती है। तो वो किस्से कहानियाँ हैं। फिर आप चलिए आगे, रघुवीर यादव हैं। रघुवीर यादव की बातचीत जिस तरह से है कि कैसे एक बच्चा जो साइंस नहीं पढ़ना चाहता था, म्यूज़िक करना चाहता था, वो घर से भागा कि अभी रिज़ल्ट आएगा, फिर माँ-बाप डाँटेंगे। दोस्त के साथ भागा, उसको एक नाटक कंपनी मिली, पारसी नाटक कंपनी, उसने जॉइन कर ली कि घर तो नहीं जाना पड़ेगा, ये 2 वक़्त का खाना खिलाएँगे। और इसने कहा कि मैं गा सकता हूँ, मुझसे कुछ एक गवा लो। खानाबदोश की तरह वो चले
कई महीनों उनके साथ काम किया, वो बच्चा था और फिर वो एक दिन कंपनी बंद हो गई। तब लगा कि अब क्या करें, तो एनएसडी आए और इस तरह से फ़िल्म का सफ़र शुरू हुआ, पर संगीत को उन्होंने जारी रखा। चाहे आप वो फ़िल्मों में उनके गाए हुए गीत सुन लीजिए या आज के डेट में बहुत बाँसुरियाँ उनके घर में जिस तरह से दिखाई देती हैं, कई वाद्य यंत्र बजा लेते हैं। तो ऐसे कई किस्से कहानी हैं जो सिर्फ़ आवाज़ की दुनिया से नहीं जुड़े हैं। ये किताब ये भी कहती है कि शम्मी नारंग का पैर कब कब कपाया ऑडिशन देते वक्त, या फिर ऋचा अनिरुद्ध को कब लगा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कुछ नया करें क्या। तो इस तरह की बहुत सारे किस्से कहानी हैं, और जिस चीज़ का मैं क्रेडिट लेती हूँ कि इस किताब की 31 आवाज़ें 3 पीढ़ियों की आवाज़ है। ये देवकीनंदन पांडे से शुरू होती हैं और सोनल कौशल पर जाकर ये किताब रुकती है, जो डोरेमोन की आवाज़ है। तो शिफाली, बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, आप भी ये बुक पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। कहाँ अवेलेबल है? अभी फ़िलहाल ये अमेज़न पे अवेलेबल है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर के लाइब्रेरी में अवेलेबल है। आप वहाँ जाके ले सकते हैं। तो लोग तो ये बुक लेंगे और 31 आवाज़ों की किस्से कहानियाँ पढ़ेंगे। अब हम वापस लौटते हैं आपके उन किस्से कहानियों पर। आप काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और उस छोटी-सी जगह से निकल के। तो बात करेंगे आपके उस पहले ऑडिशन की, किस तरह से रेडियो से जुड़ी आप? देखिए, रेडियो मेरे लिए कभी वो जुनून, कभी वो दीवानगी या पैशन नहीं था, अगर मैं याद करती हूँ आज से 25 साल पहले। क्यों? क्योंकि मैंने कोरबा में रेडियो को सिर्फ़ एक सेट के तौर पर देखा था, जो मेरी मम्मी को मम्मी की शादी में मिला था। वो कभी बजा नहीं क्योंकि सिग्नल्स पूरे आते ही नहीं थे। एफ़एम तब बहुत प्रचलित नहीं था, और जो शॉर्ट वेव था मैंने देखा है अपने दादाजी को स्ट्रगल करते हुए कि ये शायद लग जाए कर आवाज़, लेकिन हल्का-फुल्का एक आध बार आवाज़ आके वो रुक जाते। कोरबा मैं आपको बताता हूँ, कही कही जाती है कि कोयला और कोसा की नगरी है। कोसा सिल्क कोरबा में होता है, और कोयले की बहुत खदानें हैं, और एनटीपीसी का प्लांट है। मेरे फादर वहीं काम करते थे, और मैंने कभी नहीं देखा था रेडियो। लेकिन जब मैं बिलासपुर यूनिवर्सिटी में, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में रहते हुए अम, चित्रकूट गई और ज़ोनल मैंने जीता, उसके बाद मैं चंडीगढ़ पहुंची और वहाँ मैंने नेशनल इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट कंपटीशन जीता। वो जो आपके पापा स्कूटर पे लेके कई जगह जाते थे, हाँ। वो लेकिन उसकी ही परिणति थी कि मैं नेशनल तक गई, और नेशनल पर जब मैं गई और वापस आई, तो फॉर माय सरप्राइज यूनिवर्सिटी का वो पहला गोल्ड मेडल था डिबेट में। तो बड़े बाजे-गाजे के साथ लोग लेने आए और सीधे मुझे बिलासपुर आकाशवाणी ले गए। वो मेरा पहला परिचय था आकाशवाणी से। सीधे इंटरव्यू देने गई। हाँ, और वो भी मैंने बिल्डिंग देखी, वो प्रॉपरली मैंने स्टूडियो वगैरह नहीं देखा, क्योंकि जो वहाँ पे गए, एक थोड़ा सम्मान स्वरूप उन्होंने चाय नाश्ता कराया, और एक छोटा-सा इंटरव्यू उन्होंने वहीं, जैसे हम फ्लैश रिकॉर्डर से लेते रहे। स्टूडियो के दर्शन नहीं हुए। फिर रायपुर आकाशवाणी से कॉल ज़रूर आया, पर हम पहुँचे नहीं क्योंकि 208 किलोमीटर की जर्नी करना एग्ज़ाम्स के बीच में पॉसिबल नहीं था। जब मैं भोपाल पहुंची अपना मास कॉम का कोर्स करने, तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने देखा कि पूरा हॉस्टल खाली है, कॉलेज खाली है, और मैंने जब पता किया तो मुझे पता लगा ऑडिशंस हो रहे हैं भोपाल आकाशवाणी में। एंड कोई पैशन नहीं था, कुछ फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं था। इतना वो था कि मेरे साथ धोखा हो गया, किसी ने मुझे बताया नहीं। मैं बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं बड़ा मतलब आंसुओं से रोई कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो वहाँ एक स्टूडेंट यूनियन लीडर था, उसको लगा कि मैं मदद करूँगा, उसने कहा चलो मैं तुम्हें अपने स्कूटर पे नहीं चलूँगा। वो ले गए, वहाँ पर मैंने बहुत सकुचाते हुए, रविंद्र तिलक जी हुआ करते थे युववाणी भोपाल में, अब वो नहीं है, लेकिन मैं उन्हें आकाशवाणी में अपना पहला गुरु मानती। तो उन्होंने मुझे देखा, चश्मे में से झाँके, कहा, "क्या चाहिए?" तो मैं बहुत तेज़ रोई कि मेरा पूरा बैच यहाँ आया हुआ है, किसी ने मुझे नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि आप चाहें तो आप भी भर दीजिए फॉर्म, आप भी दे दीजिए, आज तो हो रहा है ऑडिशन। मेरे पास मार्कशीट्स नहीं थी वहाँ लगाने के लिए। उस यूनियन की लीडर ने, उमाकांत वर्मा जी उनका नाम है, अगर वो सुने तो उनको पता रहना चाहिए कि मैं आज भी याद करती हूँ। भेजिएगा ये पॉडकास्ट। बिल्कुल, तो उन्होंने कहा, "बैठो, तुम्हारा भाई है", एकदम फ़िल्मी स्टाइल में। मुझे ले गए हॉस्टल, मैं लेके आई। मैं शायद 69th
कैंडिडेट थी ऑडिशन देने वाली। उस ऑडिशन में कुल 6 लोगों ने क्लियर किया, जिसमें दूसरे नंबर पे मैं थी। और ये नियति इसे ही कहते हैं। और वहाँ से जर्नी शुरू हुई और चलती गई। उस ऑडिशन में मैंने पहली बार वो काला पर्दा देखा, स्टूडियो देखा जहाँ सिर्फ आवाज़ें आ रही थी कि आप ये पढ़ के सुनाइए, ये बताइए, कोई कविता सुनाइए। तो वो मेरा पहला परिचय था। और वहाँ से जो माइक्रोफ़ोन से प्यार हुआ, मैं तो वो बढ़ता ही गया। फिर दिल्ली आके एफएम गोल्ड के ऑडिशन कैसे दिए आपने? ये थोड़ा-सा ट्रिकी सवाल है। मैं दिल्ली ना एफ़एम गोल्ड के लिए नहीं आई थी, यहाँ आकाशवाणी के लिए नहीं आई थी। मैं भोपाल में पढ़ रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, माखनलाल जजमेरी राष्ट्रीय पत्रकारिता संस्थान में। और मैं कोर्स कर रही थी पब्लिक रिलेशंस एंड कम्युनिकेशंस का, जहाँ मेरे 2 मेजर पेपर थे, पब्लिक रिलेशंस और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। उस दौरान नोबेल लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी जी से बातचीत हुई। उन्होंने कहा मीडिया ऑफिसर बनोगी। और मुझे लगा कि ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है दिल्ली जाने के लिए भी। पब्लिक रिलेशंस और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा मिश्रण भी मिल रहा है। और एक बहुत अच्छा ऑफर भी था, क्योंकि मेरे साथ वाले जो मीडिया में जा रहे थे उनको बॉन्ड साइन करना पड़ रहा था और बहुत कम पैसे थे। ये रीजनेबल पैसे थे। मैं उनके साथ यहाँ आई, मतलब उनकी जॉब मैंने जॉइन की। बचपन बचाओ आंदोलन, जिसे हम ग्लोबल मार्च भी कहते हैं, और साउथ एशियन कोएलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड भी कहते थे। अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे, अलग अलग ऑफिसेस थे। तो वहाँ मैंने काम शुरू किया। और मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं ये कह सकती हूँ कि ब्रॉडकास्ट में मैंने अगर रविंद्र तेलंगी से सीखा, वो जर्नी शुरू हुई, तो कैलाश सत्यार्थी जी से भी उतना ही सीखा, खास तौर पे मीडिया मैनेजमेंट एंड मीडिया रिलेशंस। ये दोनों चीज़ें बहुत बेहतरीन सीखी। उनको ये लगा कि अच्छा, मैं रेडियो करती थी, तो ये अभी पता नहीं कहीं रिकॉर्ड में होगा कि नहीं, लेकिन कैलाश जी ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया कि चलो, हम लोग आकाशवाणी दिल्ली के साथ एक शो करते हैं 15 मिनट का, उन छूटे हुए बच्चों के साथ। और हमने एक शो किया था जिसके काफ़ी एपिसोड चले थे, बच्चों के संग सा। वो दिल्ली आकाशवाणी में मेरा पहला पदार्पण था। उनकी जॉब जब मुझे लगा कि नहीं, मैं रेडियो ही करना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने ऑडिशन दिया और मैं एफएम गोल्ड और ज्ञानवाणी उस समय आ रहा था, दोनों मैंने एक साथ की। ये एक फैक्ट है कि एक टिपिकल जेमिनाई के तौर पे मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने बहुत मल्टीटास्क किया। अगर आप जिस साल 2003 की बात कर रही हैं, जब हमारी आपकी मुलाकात हुई थी, उस समय मैं एफएम गोल्ड भी कर रही थी, मैं ज्ञानवाणी भी कर रही थी, मैं आउटलुक के लिए रिपोर्टिंग भी कर रही थी, मैं विज्ञान प्रसार के लिए साइंस फिक्शन भी लिख रही थी। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी जी से क्या एक लर्निंग अगर कहीं आपकी रही, उनकी पर्सनालिटी, उनके काम करने के स्टाइल से क्या सीखा आपने? 2 चीज़ें सीखी। कैलाश जी बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जो डेटा भी कहता है। पर ऐसा क्यों है कि कैलाश जी को सब एकटक सुनते हैं और डेटा से लोग डरते हैं? खास बात है स्टोरी टेलिंग, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। वो कितना सिंप्लीफाई करके कहते, वो किस कनेक्ट के साथ कहते, एक तो मैंने वो सीखा। दूसरा मैं ही कहूंगी कि मीडिया को पढ़ना और ऑब्जर्व करना सीखा, कि हेडलाइनिंग कैसे करनी है, या अगर एक बच्चे की स्टोरी में एक कर्व है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसको कैसे हाईलाइट कर, जो कि हमारी रेडियो की स्टोरी टेलिंग में मुझे बहुत काम आया, क्योंकि यहाँ तो आप कम से कम शब्द में कह रहे थे। तो ये 2 चीज़ें मैंने बहुत सीखी। और संबंधों को निभाना, ये सीखा। आप ये कह सकते हैं कि आज 24 साल हो गए हैं, पर मैं टच में हूँ। हम मिलते नहीं हैं, लेकिन अ, गाहे-बगाहे हमें एक-दूसरे की जानकारियाँ मिलती रहती। अच्छा, एफएम गोल्ड में आपकी ट्रेनिंग भी हुई, छिब्बर सर से मेरी भी हुई, तो उनकी जो लर्निंग है वो हम लोगों के लाइफ लॉन्ग काम आती है, तो आपने उनसे क्या सीखा? विजय दीपक छिब्बर, मैं ये कहूँगी कि दिल्ली में छिब्बर जी, राजीव सक्सेना और उज्जवल मेहता, इनको मैं त्रिदेव कहती हूँ। ये 3 ही थे जो एक एक्सटेंडेड फैमिली भी थे, गुरु भी थे। और उज्जवल सर तो अभी तक यहाँ पे हैं। छिब्बर जी से मुंबई से बातचीत होती रहती है। जो सीखा
वो ये है कि अगर देना है तो 200% दो, नहीं तो कुछ मत। मुझे याद है कि जब हम वहाँ बैठते थे, आपको भी याद होगा, 5:53 की जो सिग्नेचर ट्यून होती थी, चिब्बर जी वो तक सुनते थे। हाँ, पूरे पूरे 24 घंटे का पता होता था कहाँ पे किसने बिल्कुल। क्या गड़बड़ की। और आपने गड़बड़ की है तो या तो फ़ोन आ जाएगा या ये मैसेज आ जाएगा कि प्रोग्राम के बाद भी। हाँ, और आपको समझ में आता है, आप वहाँ कोई चोरी नहीं कर सकते। और अच्छी चीज़ थी कि कभी किसी को डाँटा नहीं, सिर्फ़ वो प्रोग्राम के बाद पूछते थे क्या हुआ था आज? आपको खुद अपनी गलती भी बतानी होती थी, आप कैसे इम्प्रूव करोगे और वो सब आप खुद सेल्फ लर्निंग करके आप उनको बताते। बिल्कुल। दूसरी बात, मुझे लगता है क्लोज टू हार्ट प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है? उन्होंने कहा कि प्रोग्रामिंग शोशेबाजी से या फिर बहुत लेविश लग्जरियस चीज़ों से नहीं होती है। आप कितना देर की कोर्स को झंझना बात है। मुझे याद है ये जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज था उसको 100 साल पूरे हुए। और कोई बात थी कि आकाशवाणी का कुछ कोलैबोरेशन था, उन्होंने कहा तो वो वहां से जाके कुछ शो कर, और वहाँ पे सब हुए-ज़ू थे क्योंकि बड़े-बड़े लोग वहाँ के एलुमनाई थे। तो मैं कहा कि क्या शो करूँ? तो मैंने सर से फ़ोन पे बात की। मैंने कहा सर अगर मैं सबसे पूछूँगी कि क्या याद है, क्या याद है? तो बड़ा मोनोटोनस सा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि उनसे पूछो कि आप वापस जाओ अपने कॉलेज के समय में और अपनी शरारतें और उस समय रेडियो पे क्या सुनते थे। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने सहपाठियों से शादी कर ली थी, तो हमने उनके साथ प्रोग्राम किए कि उनकी साथ में जर्नी कैसी रही। तो मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह से वो इंसान इमोशंस को चर्न करके उसमें से कुछ निकालते हैं, वो बहुत सीखने लायक शिफाली, आप बीबीसी इंडिया से भी काफ़ी, तो वहाँ से क्या लर्निंग रही और किस तरह के प्रोजेक्ट्स किए आपने वहाँ पर? है। देखिए मैं ये कहूँगी कि वो संस्थान सिर्फ नौकरी की जगह नहीं है, वहाँ आप बहुत कुछ सीखते हैं। कैसे आपको 2-3 तरह की दुनियाएँ हैंडल करना होता है। एक होता है इंटरनेशनल लंदन ऑफ़िस और सब कॉन्टिनेंट में क्या चल रहा है वो। एक होता है कि दिल्ली और आस-पास के शहरों में या सरकार की योजनाएँ या सरकार के सामने क्या चैलेंजेज़ हैं और फंडिंग एजेंसीज़ के पास क्या चैलेंजेज़ हैं वो। और एक होती है वो ज़मीन, जिसके लिए ये सारे चैलेंजेस और जिसके लिए ये सारे डिस्कशन हो रहे होते हैं, वो उसको पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए कोई इतनी चिंता कर रहा है, जो कहीं नेपाल बॉर्डर पे बिहार के गाँव में जो कुछ चल रहा है, जो चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। कई बार ये होता है कि उनकी ज्योग्राफी ही ऐसी होती है कि वहाँ स्कीम्स नहीं पहुँच पा रही हैं, सुविधाएँ नहीं पहुँच पा रही हैं, लेकिन वो फिर भी चल रहे हैं, बहुत रेज़िलिएंट लोग हैं। तो मैंने वहाँ बैठ के सीखा कि चाहे आप रेडियो बना लीजिए, चाहे टेलीविज़न बना लीजिए, जो बीबीसी मीडिया एक्शन कहता है, ऑडियंस इज़ एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग वी डू। कि अगर उसमें ऑडियंस को कुछ अपने लिए नहीं मिल रहा है, तो वो बेकार है। तो मतलब एक होता है प्रोग्राम तैयार करना और एक होता है ऑडियंस की ज़रूरत के हिसाब से प्रोग्राम दिया करना। तो वो कल्चर ऑफ पायलट टेस्टिंग, इम्प्रूविंग, लगातार आप ऑन एयर पे हैं लेकिन आप इम्प्रूव कर रहे हैं अगले एपिसोड में कि जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं ये ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब कहीं 1 इंच का अंतर है तो क्यों वो? तो चलो और इम्प्रूव कर दें। कैरेक्टर्स की टेस्टिंग करना अपने ऑडियंस में कि कौन-सा पसंद आ रहा है, कौन-सा नहीं आ रहा है। तो एक रिसर्च बैक्ड प्रोडक्शन जो है, मैं ये कहूँगी कि मैंने बीबीसी में रिएक्शन से सीखा और बहुत एन्जॉय किया और आज तक कर रही हूँ अलग-अलग कैपेसिटीज़ में। यूनेस्को के लिए भी आपने कोई प्रोजेक्ट किया? देखिए यूनेस्को के लिए प्रोजेक्ट नहीं, मैं ये कहूँगी कि मैं लगातार उनसे जुड़ी हुई हूँ। मैं उनके जो रेडियो फेलोशिप होती है, उसमें मेंटोर के तौर पे जुड़ी हुई हूँ। वो हर साल कुछ कम्युनिटी रेडियो प्रोफेशनल्स को फेलोशिप देते हैं, अलग-अलग इश्यूज़ पे। कभी क्लाइमेट पे दे दिया, कभी जेंडर पे दे दिया। हर साल का एक इश्यू होता है जो कि रेडियो फेस्ट जो होता है 13 वो उसमें डिक्लेयर होता है, उसके पहले डिक्लेयर होता है, प्रपोज़ल्स आते हैं। तो जो प्रपोज़ल्स वेट होते हैं, उसके लिए जो पैनल होता है, मैं उसमें भी कई साल रही। उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाता है, तो हर मेंटोर को 3 मीडिया प्रोफेशनल्स मिलते हैं और उसकी फेलोशिप जिस प्रोजेक्ट पे है, उसको स्टार्ट टू एंड ले जाने के लिए, मॉनिटर कराने के लिए और हैंड होल्डिंग करने के लिए कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या वो फॉर्मेट नहीं इवॉल्व कर पा रहा
या वो इंटरव्यू में जाके उलझ जा रहा है, या वो ये नहीं समझ पा रहा कि इन 2 लोगों का इंटरव्यू ले लिया पर और तीसरा कौन हो। तो वो एक तरह की हैंड होल्डिंग, और यकीन मानिए बड़ा मज़ा आता है जब आप देखते हो कि वो प्रोजेक्ट एक शेप ले रहा है और आप उस टीम में सिर्फ टॉर्च लाइट मार रहे हो, कर वो सब रहे हैं, आप एक गाइडेंस दे रहे हो, और वो इनकेस अलग रोड है। हाँ। शिवाली, आपने काफ़ी सारे रेडियो एफएम स्टेशन लॉन्च करने में भी आपने काफ़ी काम किया है, काफ़ी सारे मीडिया प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया है। तो उसमें किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और वो क्या जर्नी रही? देखिए, चैलेंजेस तो हर जगह आते हैं, लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि ज्ञानवाणी की 5 रेडियो स्टेशन को लॉन्च करते समय श्रीधर जी के साथ, जिनको अभी हाल में ही पद्मश्री मिला है, डिक्लेयर हुआ है। श्रीधर जी के साथ मैं थी कोर टीम, 5 रेडियो स्टेशन वहाँ लॉन्च हुए, और 10 अ, बैग एफएम का धमाल रेडियो था, बैग इंफोटेनमेंट का, जिनका ये न्यूज़ में ये 4 ई 24। तो उनके 10 रेडियो स्टेशन थे 7 स्टेट्स में। ये थे यहाँ हरियाणा से शुरू होके करनाल, हिसार, फिर पटियाला, फिर जबलपुर, शिमला, उसके बाद मुज़फ्फरपुर बिहार में, रांची, फिर महाराष्ट्र के 3 स्टेशन थे। इतनी अलग-अलग स्टेट्स, इतने अलग-अलग टेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट था, वो अपने आप में एक चैलेंज था कि एंटरटेनमेंट बेसिकली सबको चाहिए होता है, लेकिन सबका बोलने का तरीका, एक तरह का ह्यूमर हरियाणा वाले को पसंद है, उसका हरियाणा वाले का ह्यूमर एक अलग है, महाराष्ट्र वाले का ह्यूमर एक अलग है, बिहार का बिल्कुल अलग है। तो उसको फिगर आउट करना और सब टीम्स को अलग-अलग ट्रेन करना, पहले तो सेलेक्ट करना, फड़ा करना, और फिर प्रोग्रामिंग उस तरह से फाइनलाइज़ करना। और आप खुद रेडियो में रहे हैं, आपने देखा है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम रेडियो कैसे इवॉल्व हुआ है। वो ऑन एयर से ऑन ग्राउंड चला गया, ऑन ग्राउंड से डिजिटल चला गया, लाइव हो गया। तो उस पूरी जर्नी में उन लोगों के साथ एक-एक कदम लेना और इवॉल्व होते जाना, मैंने भी सीखा। करीब-करीब 150 आरजेस ट्रेन कर चुकी हूँ, और करीब 60 से ऊपर कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस की टीम्स। अ, जब आप कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस की टीम खड़ी करते हैं, वो समुदाय की बात करते हैं, वो उनके इश्यूज़ की बात करते हैं। तो वहाँ इम्पोर्टेंट होता है उनको बार-बार ये बताना कि बॉलीवुड से ज़्यादा आसक्ति नहीं रखनी है। वो आप जिस समुदाय को कैटर कर रहे हैं, उनकी बातें, उनके गाने, उनकी कहानियाँ करनी। तो वो एक अलग चैलेंज होता है, लेकिन मज़ेदार होता है। इसी तरह से जब आप आईएमसी जैसे किसी संस्थान में जाते हैं, या एमएचई जैसे किसी संस्थान में जाते हैं, जहाँ पे बडिंग मीडिया प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको पढ़ाना, समझाना एक अलग चैलेंज होता है, उसमें चेहरे पे मुस्कान भी आती है। जब आपको कोई स्टूडेंट ही कहता है, "यार हमें तो सिर्फ़ आरजे ही करनी है, ये लिखना नहीं सीखना है।" क्योंकि उन्हें लगता है कि आरजे को कोई लिख के देता है और वो बोल देता है। तो कितनी रिसर्च होती इतनी है रिसर्च होती है। ये सेकंड के कट में। और आप जानते हैं कि किसी एड कॉपी से कम नहीं है, कि बहुत सारी बात 30 सेकंड में, 45 सेकंड में कहनी है, और फिर कहनी भी है, और फिर ऑन एयर लॉग्स को सुन के जवाब भी देना है कि ये क्यों कहा और वो क्यों छोड़ दिए। तो ये अपने चैलेंजेस हैं, और ये जर्नी एक्चुअली बहुत एनरिचिंग रही। शिपाली, हमारा जो पॉडकास्ट है ना, सुनो दिल की हमारी टैगलाइन है, और आप उसमें बिल्कुल फिट बैठती हैं क्योंकि आपने ना बतौर रिसर्चर, आरजे, मीडिया प्रोफेशनल, जर्नलिस्ट बहुत तरह के रोल निभाए हैं। जब जो दिल में आया एक्चुअली आपने दिल की सुनी है। काफ़ी कुछ ट्रैवलिंग करनी पड़ती रही होगी, तो क्या वो चैलेंजिंग होता है या मज़ा आता है? देखिए, बहुत मज़ा आता है। मैं ये बात, हालाँकि मुझे मालूम है कि अ, आप प्रोफ़ेशनल ट्रैवल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का ना एक इतिहास होता है, और मुझे लगता है मेरे ट्रैवल्स कोरबा से ही शुरू हो गए थे। इतना छोटा-सा शहर था, कस्बा था तब, तो आपको कॉम्पिटिशन्स के लिए भी जाना है, तो आपको कहीं ट्रैवल करके जाना है, और तब बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ बसेस थी। कोरबा को 1 या 2 ट्रेन जाती थी, जो अभी भी 4-5 ही होंगी। लेकिन इतना वेल कनेक्टेड नहीं था। तो मेरे पापा मुझे स्कूटर पे बैक सीट पे बैठा के, और सब चादर, शॉल सब दे के, हमने बहुत लंबी-लंबी जर्नीज़ की हैं, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, सिर्फ़ एक कॉम्पिटिशन में भाग लेने के। वो ट्रेनिंग वहीं से शुरू हुई। उसके बाद जब कैलाश जी के साथ जुड़ी,
तो रेड एंड रेस्क्यू के लिए कभी हम इलाहाबाद जा रहे हैं, कभी हम मिर्ज़ापुर जा रहे हैं। जैसी जो जगह मिल रही है वहाँ एडजस्टमेंट हो रहा है। तो वो चैलेंज तो था, लर्निंग अपने आप में थी। जब मैं बीबीसी मीडिया एक्शन में आई तो वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट लर्निंग थी। क्योंकि आप देखिए, आप अगर जा रहे हो, आप दिल्ली में सुविधा संपन्न हो, आप कितनी भी कम रिसोर्सेज में रहोगे, आप एसी में हो ज़रे, वहाँ आप गोबर लिपे आंगन में बैठ रहे हो, वहीं उनके साथ बात कर रहे हो, कुछ मिला तो खा रहे हो, नहीं तो मैंने, आप इमेजिन नहीं करेंगे, मैंने आलू भूनना सीखा वहाँ पे। तो चैलेंजेस की अगर बात करें तो सिर्फ इतना कि अपने आप को सेफ कैसे रखना है, अपनी तबीयत की देख देख रेख कैसे करनी है, लेकिन उसको उससे 500% होती है। उनको कन्विंस्ड रखना कि आई एम सेफ, आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड, उसके लिए सुबह शाम उनको फ़ोन कर। क्या बात है। एक आखिरी सवाल कि फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स, देखिए मेरी लाइफ में ना कुछ भी बहुत सेलिब्रेटरी तरीके से नहीं आया, जो जैसे आया मैं करती गई और उसको एंजॉय करती गई। लेकिन अभी मैं आपको कह सकती हूँ कि आवाज़ों की जुगनू के सेकंड फेज पे काम होगा। अ, बहुत सारे वर्कशॉप्स कर रही हूँ यूनिसेफ के लिए और दूसरी संस्थानों के लिए। एक वसुधा संस्थान है, उसके लिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए झारखंड में कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, वर्कशॉप्स में बड़ा मज़ा आता है। तो वो सीरीज़ जारी रहेगी। कुछ ग्राफ़िक नॉवेल्स पे मैं काम कर रही हूँ, अपने टीनेजर्स के लिए, वो जारी रहेगा। और फ़ील्ड्स, छोटे से छोटे गाँव कस्बों में जाके मेरा विज़न है, और ये मेरे ख़्याल से सारी रेडियो फ्रेटर्निटी अब चाहे ना चाहे उसी तरफ जा रही है, कि अब सिर्फ़ रेडियो नहीं है, अब ऑडियो है। तो अब माइक्रोफ़ोन स्टूडियो में नहीं रहता, माइक्रोफ़ोन जगह-जगह जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं उन छोटी सी छोटी जगहों से कोई प्रोग्राम करूँ, कोई शोज़ करूँ या उनके इश्यूज़ की बात करूँ। तो वो कुछ प्लानिंग चल रही है। क्या बात है। तो शिफाली, हम यही चाहेंगे कि आप ऐसे ही अपने दिल की सुनते रहिए और अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स करते रहिए, लोगों की लाइफ को खुशियों से भरते रहिए। हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए और अपनी जर्नी इतने अच्छे से शेयर करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आपको शिफाली की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। इजाज़त दीजिए नीति को। नमस्कार।